गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, दैट इज चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स की। इस चैप्टर से आपको इन बोर्ड एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज है इस चैप्टर की 10 मार्क्स की। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर को और हर एक टर्म को ध्यान से समझना है। तो अभी तक हम जो 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे तो उनका मेन मोटिव होता था प्रॉफिट मेकिंग, या आप बोल सकते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते थे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के होते थे। लेकिन अब बात आ रही है एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है। तो एनपीओ आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी prompted by individual but not owned by them। कि एनपीओ क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसे कुछ इंडिविजुअल लोगों के थ्रू चलाया जाता है लेकिन उनका पर्टिकुलर उस पर अधिकार नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ लोगों के थ्रू से चलाया जाता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है ये, ठीक है। The purpose of this organization is to further cultural, educational, religious objective and rendering service to people at a large। मेन पर्पस क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज या एजुकेशनल एक्टिविटीज या किसी धार्मिक कार्य के लिए कुछ संस्था चलाई गई है या कुछ और सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एनपीओ। इन शॉर्ट बोला जाए कि जो एनपीओज होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, मीन्स लोगों के भले के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स हो गए, आप जिन स्कूलों में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हो, पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल हो गए, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या क्लब्स हो गए, कुछ क्लब्स डेवलप किए जाते हैं तो उनका मोटिव होता है कि कुछ सोशल वर्क करना है। तो ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज की एग्जांपल है, आपके स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या क्लब्स, ये एनपीओज के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल सी टर्म में एनपीओ के ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू किया जाए, चाहे किसी धार्मिक क्लब के थ्रू किया जाए या फिर किसी पर्सन स्पेशल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किया जाए, तो वो सभी सर्विसेज उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन कामों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एनपीओ, ठीक है। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए इनको एनपीओज के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोगों को और कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के भले के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए गए हैं तो वो भी आपके एनपीओज की में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनपीओ होता क्या है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी एंटिटी। एक क्या है, ये एक सिंगल सेपरेट, बोल सकते हो आप सेपरेट एंटिटी है ये, जो आपकी एनपीओ एक सिंगल सेपरेट एंटिटी है जो लोगों के भले के लिए काम करती है। अब पर्पस क्या है इसका, सोशल वेलफेयर। दूसरा क्या है इसका, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जो एनपीओज होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या होती है, तो जो एंटिटी है वो सिंगल सेपरेट एंटिटी होती है जो कि कुछ लोगों के थ्रू चलाई जाती है, कुछ मेंबर्स के थ्रू चलाई जाती है। पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, लोगों की भलाई के लिए ये संस्थाएं चलाई जाती है। ऑनरशिप, अब बात आ रही है ऑनरशिप की, तो अब यहाँ पे बात आ रही है ऑनरशिप की। तो ऑनरशिप ये किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड या किसी, आप बोल सकते हो ऑनरशिप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी सिंगल इंसान का यहाँ पे राइट नहीं होता है या ऑनर नहीं होता है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन की भी ऑनरशिप नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो ऑनरशिप होती है
इसकी जो ऑनरशिप होती है वो बिलोंग किससे करती है, एक सोसाइटी से बिलोंग करती है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये चलाई गई है। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है इट्स बिलोंग टू सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है यहाँ पे हम सोसाइटी पे को बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप सभी लोगों का होता है जिनके वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब जो भी एनपीओ स्टार्ट की गई हैं उसको मैनेज कौन करता है, उसको मैनेज करने के लिए मेंबर्स, ट्रस्टीज, कौन इसको मैनेज करता है, मेंबर्स हो गए, ट्रस्टीज हो गए, उनके थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमेटी होती है जो, उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी एनपीओ होती है उसको मैनेज कौन करता है, कुछ मेंबर्स के थ्रू, जो भी इसमें मेंबर बने हुए हैं इस संस्था में, उन मेंबर्स के थ्रू, या जो भी ट्रस्टीज हैं जो ट्रस्ट का काम करते हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं वो, या फिर कुछ मैनेजिंग कमिटीज बनी होती है कुछ लोगों की, उन लोगों के थ्रू इसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ये एनपीओ जितनी भी स्थापित की जाती हैं, बनाई जाती है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो इनका प्रॉफिट मेकिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज फंड। जो भी फंड प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं, इसके मेंबर्स, ट्रस्टी। ठीक है, ये मेंबर्स हो सकते हैं, ट्रस्टीज कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म को, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाया जा सकता है। या फिर आप बोल सकते हो ये ट्रस्टीज एंट्रेंस फीस जो दी जाती है, एंट्रेंस फीस के थ्रू सब्सक्रिप्शंस जो दिए जाते हैं, सब्सक्रिप्शंस, या फिर कोई डोनेशन। तो फंड्स जो होते हैं, फंड्स एक तरीके से, ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ एस्टेब्लिश की गई है तो उसके फंड कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके फंड्स जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, उनके थ्रू वो फंड्स अराइज होते हैं, क्योंकि वो एंट्रेंस फीस देते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शंस देते हैं, कुछ डोनेशंस देते हैं। तो उन सब के थ्रू जो भी एनपीओज होते हैं उनके फंड्स बनाए जाते हैं। अब जैसे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं आपके इन केस ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो ये आपके थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी तक आप जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उसमें आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। 3 अकाउंट आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे इस चैप्टर में। तो पहला अकाउंट है जो आपका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। अभी तक आप 11th क्लास में एक अकाउंट बनाते थे जिसे बोलते थे आप कैश अकाउंट या कैश बुक। उस सभी बच्चों को आई थिंक याद हो गया। तो उस अकाउंट में हम क्या करते थे, जितनी भी कैश रिसीप्ट होती थी उसको हम लिखते थे डेबिट साइड, और जितनी भी कैश पेमेंट्स होती थी उसको लिखते थे क्रेडिट साइड। ठीक है, याद है सभी को। तो आपका जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। आपको बस कैश अकाउंट याद रखना है कि जैसे आप कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते थे वैसे ही आपको एंट्री करनी है। डेबिट साइड आपको रिसीप्ट्स लिखनी है और क्रेडिट साइड क्या लिखनी है, आपको सभी पेमेंट्स लिखनी है। ठीक है, तो रिसीप्ट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी उसको आप क्या लिखोगे, रिसीप्ट्स और पेमेंट है ना, जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। तो जो जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी उसको आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, और जितनी भी पेमेंट्स होंगी उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड।
और आप जब भी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो एक्रूअल बेसिस पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती। जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैश बेसिस का मीनिंग ये है कि अगर कैश रिसीव हुआ है तभी हमें उसे एंटर करना है अपने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में, और अगर कैश पे हो रहा है तभी हमें उसे एंटर करना है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, अब आज बात करते हैं कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स की। क्योंकि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जब भी आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो दो टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक होती है कैपिटल नेचर की, दूसरी होती है रेवेन्यू नेचर की। ठीक है, तो जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं और जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है, उन दोनों ही टाइप की ट्रांजेक्शन्स को आप अपने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। उन सभी ट्रांजेक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, रिसीप्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की आपको ट्रांजेक्शन्स पता लग जाएगी जब हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कौन सी कैपिटल नेचर की होती है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में एक रिसीप्ट साइड होगी, एक पेमेंट साइड होगी। रिसीप्ट पेमेंट डेबिट साइड लिखनी है, पेमेंट क्रेडिट साइड लिखनी है, और कैश बेसिस ही इसका रिकॉर्ड करने का बेस होगा। कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट फर्दर रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जैसे आप कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, उसी तरह आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस लिखना है और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, वैसे ही आपको एंट्री करनी है इस वाले अकाउंट में। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे हम कैश बुक में क्या लिखते थे, डेबिट साइड अगर कोई बैलेंस होता तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यही लिखते थे ना। तो आपको वैसे ही लिखना है यहाँ पे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का अगर बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस BD। अब यहाँ पे डेबिट साइड आपका डेबिट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस लिखना है। लेकिन अगर कोई ओवरड्राफ्ट है तो आपको उसको कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चंदा। अब क्योंकि बात हो रही है NPO की, तो NPO में कई लोग क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन भी देते रहते हैं उसके मेंबर्स, उसके ट्रस्टीज कुछ, तो चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का, चाहे नेक्स्ट ईयर का। तो सब्सक्रिप्शन कोई भी चंदा आया आपको कहाँ लिखना है? कैश में आया तो उसको डेबिट साइड लिख देना। उसके बाद जनरल डोनेशन। डोनेशन मीन्स दान, किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं कि ऐसी दान आया है तो उसको भी आप कहाँ लिखोगे? रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन का मीनिंग ये है कि दान किसी स्पेशल पर्पस के, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया है तो वो डोनेशन यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे कि ट्रस्ट जो दान आया है, उन्होंने बोला है कि ये जो दान है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ही आप यूज करोगे वहां के, तो आप उसी के लिए इसे यूज करोगे। उसके बाद ग्रांट फॉर स्पेसिफिक, कुछ ग्रांट्स भी मिल जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको भी ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ ग्रांट्स मिली हुई हैं, तो उसका भी फायदा आपको अगर मिल रहा है तो वो आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड एंटर करोगे। देन एंट्रेंस फीस, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, एंट्रेंस फीस से रिलेटेड जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कुछ फी पे करनी पड़ती है, तो उस फीस को क्या बोला जाता है? एंट्रेंस फी। ठीक है, उसके बाद जो भी मेंबर्स होते हैं किसी भी NPO फॉर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर उन्हें मेंबर बनना है तो कुछ एंट्रेंस फीस भी देनी पड़ती है, तो उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको एंट्रेंस फीस बोला जाएगा और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे। उसके बाद ग्रांट्स, जनरल पर्पस के लिए कोई ग्रांट आई है तो वो लिखोगे। किसी न्यूज़पेपर को सेल करके पैसा आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था चाहे कैपिटल नेचर के हों चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट हो, कैश में अगर रिसीव हुई है तो आपको कहाँ लिखनी है? वो डेबिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड कोई रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मिसलेनियर रिसीप्ट आई है। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि जो भी NPO है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी मेंबर है, कई बार उसका मेंबर बनने के लिए एक फीस देनी पड़ती है। लाइफ टाइम उसका मेंबर बनने के लिए एक फीस डिपॉजिट की जाती है उस मेंबर के थ्रू, तो उसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे कि कोई मेंबर है
मैं जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर, तो उन्होंने बोला है कि आपको लाइफ टाइम मेंबर बनना है तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो मैं 1000 रुपीज़ पे कर दूंगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल पर्पज, चंदा आया है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कि किसी ने सब्सक्रिप्शन दिया है कि ये वाला जो खर्चा है ये ब्लड डोनेशन के लिए आप यूज करोगे, तो आपको उसी के लिए यूज करना है और किसी काम में यूज नहीं करना। लेगेसीज क्या होता है, कई बार कोई जैसे कोई इंसान मर जाता है या कोई मेंबर मर जाता है तो बोलता है मेरे मरने के बाद ये पूरी संपत्ति यहाँ पे दान हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगेसीज। मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट को जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं। तो अगर जनरल पर्पस के लिए उसने लेगेसी किसी भी काम में यूज कर लो तो वो लेगेसी जनरल पर्पस के लिए, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने बोला ये लेगेसी यूज करनी है संपत्ति, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड। बैलेंस, अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो बैलेंस लिखोगे, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर है, मैगजीन रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस फीस। ऑडिट फीस क्या होती है, खातों को देखने के लिए जो फीस होती है। इंश्योरेंस, ऑनोरेरियम जो अलग से टर्म है वो। ऑनोरेरियम क्या होता है कि जो भी एनपीओज होती हैं, कई बार वो कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि जैसे आप बोल सकते हो कि किसी अरिजीत सिंह को बुलाया है किसी और ये एनपीओ ने कि हमारे यहाँ पे ये कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है और एजुकेशन से रिलेटेड हम कुछ बच्चों के लिए करने जा रहे हैं, तो आप एज ए चीफ गेस्ट आप आ जाइए और कुछ स्पीच दीजिए। तो उसके बदले जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑनोरेरियम। मीन्स अरिजीत सिंह को उसके बिहाफ पे जो भी पेमेंट हो रही है या जो भी दिया जा रहा है गिफ्ट, उसे ऑनोरेरियम बोला जाता है। फिर म्युनिसिपल टैक्स जो पे किए जा रहा है, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस ऑन शो करे हैं बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे रिलेटेड खर्चे, मिसलेनियस पेमेंट हो गई, फिक्स एसेट परचेज करिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई खरीदा गया सामान, इन्वेस्टमेंट की गई है, बुक्स खरीदी गई हैं, लोन रीपे किया गया है, बिल्डिंग। तो ये सारे अगर कैश में पे किए गए हैं तो आप पेमेंट साइड इनको लिखोगे। फिर आप जैसे करते थे कैश अकाउंट में डेबिट साइड देन क्रेडिट साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश इन हैंड, जैसे आप उसमें कैश बुक में लिखते थे, या फिर कैश एट बैंक। अगर दोनों बैलेंस है तब उस कंडीशन में आपको कैश एट बैंक लिखना है। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, ओवर ड्राफ्ट। क्लियर। तो ये था आपका फॉर्मेट रिलेटेड टू रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसको बनाना है। In next lecture, I will explain a numerical question related to the receipt and payment account. Till then, you revise this format. Because अगर फॉर्मेट आपको लर्न नहीं होगा कि आपको डेबिट साइड क्या टर्म लेनी है, क्रेडिट साइड टर्म क्या लेनी है, तो आप अच्छे से उसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये फॉर्मेट रिवाइज करना है ताकि हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो सभी बच्चों को क्लियर हो जाए कि कौन सी रिसीप्ट्स हैं, कौन सी पेमेंट है। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। Thank you so much for watching this. Thank you.